हेलो गाइस, नमस्कार। एक बार पुनः पार्थ एजुकेशन परिवार में मैं आर कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पहले हमने लाइट का एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट देखा जिसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और हमारा आज का जो टॉपिक है इसे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आज हम प्रयास करेंगे कि आज हम कम से कम लाइट से 2-3 टॉपिक पढ़ लें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसके साथ साथ क्वेश्चन बनता है प्रकाश के प्रकीर्णन से कि प्रकीर्णन क्या होता है। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखेंगे कि आज ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है और किस तरह से होता है। तो यहाँ लिख दिया मैंने प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अगर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात की जाए तो यहाँ जैसे हमने इसके पहले पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन, तो प्रकाश के अपवर्तन की तरह यहाँ भी होता है, लेकिन बस यहाँ ध्यान देना होगा कि प्रकाश किरणें केवल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं। जैसे इसके पहले देखा हमने कि प्रकाश किरणें सघन से विरल में आ रही थी, विरल से सघन में जा रही थी, लेकिन यहाँ प्रकाश किरणें केवल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं। देखिए होता क्या है, होता यह है कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो हमने देखा है, इसके पहले हमने पढ़ा था कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो क्या होता है, ये अभिलंब से दूर हट जाती हैं। किरणें क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाती हैं। इसको हमने कहा था अपवर्तन। तो देखिए अपवर्तन की तरह ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस तरह से होता है ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। तो पहले इसकी अगर परिभाषा दी जाए तो हम कहते हैं कि प्रकाश किरणें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो वो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। क्या होता है, प्रकाश किरणें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं, और जैसे जैसे हम आपतन कोण की वैल्यू को बढ़ाते हैं, अपवर्तन कोण का जो मान होता है वैसे वैसे वो भी बढ़ता है। और एक समय ऐसा आता है कि जब एक निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है तो उस आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। अभी तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि मैं परिभाषा में क्या बोल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों चीज़ें क्या होंगी अभी देखिए, आप अपने आप समझ जाएंगे। देखिए, तो अगर दोस्तों बात की जाए प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, तो मैंने क्या कहा, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि प्रकाश किरणें सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगी। यानी कुछ शर्तें यहां पर हैं जिसको हमको समझना पड़ेगा। इसे समझ लेंगे तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक, और यहां हमने सब में अभिलंब कर दिया है, सब में स्थितियां वही रहेंगी, n और n डैश, n और n डैश। तो यहां हमको समझना है कि क्या कैसे होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसा कि हमने अभी देखा, हमने अभी इसके पहले देखा दोस्तों कि प्रकाश किरणें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, इसका मतलब क्लियर है कि सब में ऊपर की ओर कौन सा माध्यम होगा, सघन माध्यम। अगर सघन माध्यम की बात की जाए तो जल है या फिर कांच हो गया, और नीचे की ओर सब में क्या होगा, नीचे सब में होगा विरल माध्यम। ये क्लियर है, यानी सभी में ऊपर की ओर सघन माध्यम और नीचे की ओर क्या होगा, विरल माध्यम होगा। इन सब स्थितियों में वही है। तो देखिए हम परिभाषा के रूप में क्या कहते हैं कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती हैं, ये हो गई आपतित किरण। तो जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती हैं तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाती हैं। यानी ये अभिलंब है, ये अभिलंब हो गया, ये है अपवर्तन कोण और ये है आपतन कोण आई।
तो जब प्रकाश किरणें सघन से विरल में आती हैं तो अभिलंब से दूर भागती हैं। अब देखिए, अगर हम क्या करें, अगर हम इस अपवर्तन कोण को, इस आपतन कोण को, जो यहाँ पे किरणें आ रही हैं, ये बनने वाला कोण कौन सा कोण है? ये बनने वाला कोण आपतन कोण है, ये आपतन कोण है, और ये अपवर्तन कोण है। इस बात को समझना आवश्यक है। ये हो गया अपवर्तन कोण। देखिए, अगर हम इस आपतन कोण की वैल्यू को बढ़ा दें तो ये अपवर्तन कोण पर क्या इफेक्ट आएगा? ध्यान देना, अगर हम आपतन कोण को बढ़ाएंगे तो ये अपवर्तन कोण भी क्या होगा? बढ़ेगा। जैसा अभी आगे देखते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर जो आपका आपतन कोण है, ये केवल मानना है, बस कुछ है नहीं, है बस केवल मानना है इसको। यदि हमने क्या किया, यहाँ देखिए, अगर 70 अंश का आपतन कोण है तो यहाँ अपवर्तन कोण कितना होगा? 90 अंश का होगा। केवल मानना है, हमने मान लिया ये आपतन कोण 70 अंश है और अपवर्तन कोण कितना है? 90 अंश है। अब देखें, अगर हम इस आपतन कोण की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा दें, यानी कि 70 था, इसको हमने कर दिया 75 कर दिया। ये आई का जो वैल्यू है हमने कर दिया 70 से 75 कर दिया। अगर हम इसे बढ़ाएंगे, हमने कर दिया 75 डिग्री, तो अब ये जो हमारा अपवर्तन कोण होगा ये क्या होगा? जो हमारा अपवर्तन कोण होगा क्या होगा? ये अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा। ठीक, हमने आपतन कोण को बढ़ाया तो अपवर्तन कोण भी क्या होगा? यानी कि ये और बढ़ेगा। तो अगर ये हो गया 75 तो ये कितना हो जाएगा? 85। ठीक, देखिए हमने क्या किया, हमने इस आपतन कोण की वैल्यू को और बढ़ाया तो अपवर्तन कोण यहाँ पर 80 था और अब क्या हो गया? बढ़ाने पर 85 हो गया। अब क्या होगा, यदि हम आपतन कोण की वैल्यू को और बढ़ा दें और 80 पर कर दें, है ना? अगर हम इस आपतन कोण की वैल्यू को और बढ़ाएं और 80 पर कर दें, देखते हैं कि क्या स्थिति होती है। तो हमने क्या किया, हमने आपतन कोण की वैल्यू को दोस्तों और बढ़ा दिया। हमने आपतन कोण की वैल्यू को और बढ़ा दिया, यानी कि 75 से कितना कर दिया? इसको हमने कर दिया 80, एक अंश हमने बढ़ा दिया। तो जब हम इस आपतन कोण को 5 अंश और बढ़ा दिए तो अब क्या स्थिति बनती है? अब देखिए, स्थिति यहां पर यह बनती है कि अब यहां देखेंगे यहां पे क्या स्थिति बनती है। हमने किया क्या है, हमने यहां पर यह किया है कि हमने आपतन कोण की वैल्यू को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, 75 से 80 कर दिया। अब हम देखते हैं कि प्रकाश किरणें जिस माध्यम से आई थी उस माध्यम को मिलाने वाले तल को छू करके निकल जा रही हैं। यानी अगर हमने आई को 80 कर दिया तो दोस्तों यहाँ पर जो आर बनेगा, अपवर्तन कोण कितना बन जाएगा? 90 अंश बन जाएगा। ठीक, यानी यहाँ पर अब जो है अपवर्तन कोण कितना बन गया? 90 अंश बन गया। अब देखिए, यदि हम एक काम करें, हाँ एक बात और जान लीजिए, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, जिस आपतन कोण के लिए, आपतन कोण है, जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, उस आपतन कोण को हम क्या कहते हैं? उस आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी कि इस कोण को हम क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण कहेंगे, क्रिटिकल एंगल कहेंगे। अगर आपने कहीं भी पढ़ा होगा कि जरूर आप जेहन में, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, इसको हम कहते हैं क्रांतिक कोण, यानी कि क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इसे हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण। तो ये हो गया क्रांतिक कोण। तो भैया क्रांतिक कोण कहाँ बना? अपवर्तन का क्रांतिक कोण है कि आपतन का है? जी नहीं, ये आपतन का है। ये किसका है? ये आपतन का क्रांतिक कोण है। अब देखिए, अब यहाँ तक क्या हुआ? यहाँ तक क्रांतिक कोण का निर्माण हुआ है। ठीक, तो क्रांतिक कोण कहाँ बना? यहाँ बना हुआ है आपतन कोण। अब ये सोचिए, यदि हम इस आपतन कोण की वैल्यू को इस क्रांतिक कोण से भी अधिक किया, यानी अभी यहाँ पर क्रांतिक कोण कितना है? अभी यहाँ क्रांतिक कोण 80 पर है। अगर एक काम करें, हम इस आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से भी बढ़ा दें तो क्या हो सकता है? देखिए, यदि हम इस आपतन कोण को
क्रांतिक कोण से भी अधिक करेंगे, तो जो किरणें यहाँ पर केवल यहाँ पर समकोण बना 90 अंश बना है, तो क्या होगा, ये और आगे बढ़ेंगी, अर्थात ऐसी स्थिति बन जाएगी। तो ऐसी माध्यम में वापस लौट गई, और इसी घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, इसी को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ आपने देखा कितना ये आसान प्रक्रिया होती है। ठीक, देखिए तो दोस्तों अब कैसे इसको कहेंगे हम कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होता है। जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं। यदि हम आपतन कोण के मान को बढ़ाएंगे तो यहाँ जो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा। फिर यहाँ देखिए हमने आपतन कोण की वैल्यू को और बढ़ा दिया, यानी कि हमने आपतन कोण के मान को लगातार बढ़ाया है, और एक समय ऐसा आता है कि जब एक निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। तो जिस आपतन के लिए अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, उस आपतन कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। यदि हम एक काम और करें, यदि एक कार्य यहाँ पर और करें, यदि फिर आपतन कोण की वैल्यू को इस क्रांतिक कोण यानी इस 80 से कितना कर दें, 85 कर दें, इस 80 से भी अधिक करें, तो प्रकाश किरणें यहाँ से देखिए यहाँ से और आगे बढ़ेंगी, तो जिस माध्यम से आई थी पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, चलो ठीक है। देखिए अब दोस्तों इसके बाद यही होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कॉन्सेप्ट समझना बहादुरी नहीं है, यहाँ से आने वाले एग्जाम्पल को टैकल करना बहादुरी होती है। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहाँ से क्वेश्चंस पहले, हाँ, एग्जाम्पल को देखने से पहले एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ 2 नियम इसका होता है। इसका पहला नियम कहता है कि प्रकाश किरणों का हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ठीक, और इसका दूसरा पॉइंट क्या बनता है कि जिस आपतन कोण के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है, उस आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अगर क्रांतिक कोण रहेगा तो 90 अंश बनेगा, क्रांतिक कोण से कम होगा तो अपवर्तन हो जाएगा, जब क्रांतिक कोण से अधिक होगा तो क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना इस प्रकार से होती है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसके आगे हम प्रक्रिया को जारी करें। अब देखिए, अब यहाँ से आने वाले एग्जाम्पल की बात की जाए तो दोस्तों, अगर मैं यहाँ से आने वाले एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ जो पहला एग्जाम्पल बनता है कि रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना। ठीक, रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये है, आपको समझना पड़ेगा कि क्या है मृग मरीचिका और कैसे बनती है रेगिस्तान में, है ना। क्या है मृग मरीचिका और कैसे बनती रेगिस्तान में। जैसे अगर रेगिस्तान की बात की जाए तो समझिए कि ये क्या पूरा बालू है, ये सिल्ट है, पूरा बालू है, और इसी बालू पर एक वृक्ष लगा हुआ है। ऐसे जैसे इसका एक दैनिक जीवन में उदाहरण भी है। जब हम लोग रोड पे चलते हैं दोपहर के मौसम में, तो पक्की रोड पर, जहाँ रोड बहुत प्लेन होती है, उस रोड पे जहाँ पेड़ की छाया बनती है, तो दूर से लगता है कि जहाँ पेड़ की छाया वहाँ पानी है, वहाँ जल दिखाई पड़ता है। यह भी मृग मरीचिका है, यानी हमारा एक प्रकार का भ्रम होता है। ठीक, यह भी क्या होता है, हमारा भ्रम होता है। देखिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण बढ़ता नहीं 5 डिग्री, वह केवल समझाने के लिए आपको बताया गया था। ठीक है ना, वो बढ़ता नहीं है बल्कि उसको केवल बताया गया था। देखिए तो दोस्तों, ये कोई वृक्ष है। अगर कोई व्यक्ति है जो दूर खड़ा है, ये कोई व्यक्ति है क्या कर रहा है, दूर खड़ा है, तो
उस व्यक्ति को क्या प्रतीत होगा। ये कोई व्यक्ति है यहाँ पर खड़ा है, तो इस व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होगा ये व्यक्ति आ रहा है, चलते हुए क्या कर रहा है, आ रहा है। तो इस व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होगा कि इस वृक्ष का प्रतिबिंब उल्टा बना है। कैसा बना है प्रतिबिंब, इस वृक्ष का प्रतिबिंब उल्टा बना है। यानी उस व्यक्ति को दूर से यह आभास होगा कि इस वृक्ष का प्रतिबिंब कैसा बना है, इस वृक्ष का प्रतिबिंब उल्टा बना है। इस व्यक्ति को दूर से यही आभास होगा, ठीक, कि जो यहाँ वृक्ष है इसका प्रतिबिंब कैसा बना हुआ, उल्टा बना हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। देखिए अगर दोस्तों बात करें, जब व्यक्ति दूर होगा, ठीक है ना, तो वहां पे होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब व्यक्ति दूर होगा तो वहां से होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और इसीलिए उस व्यक्ति को यहाँ पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा, और जहाँ प्रतिबिंब उल्टा बनेगा वहाँ उसको जल दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, आइए हम पहले इसको समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। देखिए ये रहा सूर्य, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है इस बालू पर, इस रेत पर, ये रेत है, जब इस रेत पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो होता क्या है, होता ये कि रेत गर्म होती है। जब ये रेत गर्म होगी तो इस रेत के गर्म होने से, इस रेत के गर्म होने से क्या होता है, जो यहाँ पर इस रेत के ऊपर जो वायु है, ये वायु भी क्या होगी, गर्म होगी। जब ये वायु गर्म होगी तो यहाँ जो जलवाष्प की मात्रा कम हो जाएगी, अर्थात ये बन जाएगा विरल माध्यम। ठीक, ये बन जाएगा विरल माध्यम। जितने ऊपर जाएंगे उतना ही वायु क्या होगी, ठंडी रहेगी। तो जितनी ऊंचाई पर जाएंगे तो वायु ठंडी रहेगी। जब वायु ठंडी रहेगी तो ऊपर कौन सा माध्यम बनेगा, सघन माध्यम। ठीक, दो माध्यम, यानी कि इस सिल्ट, इस बालू के गर्म होने से वायु गर्म हुई, और वायु गर्म हुई तो यहाँ कौन सा माध्यम बन गया, विरल माध्यम, और ऊपर की ओर बन गया सघन माध्यम। अब होता ये है कि जब व्यक्ति सीधे इसको देखता है वृक्ष को, जब व्यक्ति सीधे देखता है वृक्ष को, तो यहाँ दोस्तों होता ये है कि यहाँ पहले होता है, यहाँ पहले होता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, क्योंकि ऊपर की ओर कौन सा माध्यम, ऊपर की ओर है सघन माध्यम, नीचे की ओर क्या है, विरल माध्यम। तो यहाँ हुआ अपवर्तन। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ दोस्तों क्या हुआ, अपवर्तन। ठीक, अब फिर थोड़ा सा आगे बढ़ें, फिर बन गया यहाँ पर क्रांतिक कोण। क्या बन गया, यहाँ बन गया फिर क्रांतिक कोण, यानी ये 90 अंश हो गया ना, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया क्रांतिक कोण। फिर आगे बढ़ेंगे तो अब यहीं से वापस लौट जाती हैं। तो जब यहाँ बनेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो यहाँ से क्या होगा, इस व्यक्ति को इस वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा, और यह प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देगा, और जहाँ प्रतिबिंब होगा वहाँ जल दिखाई देगा। जब यह व्यक्ति और आगे आएगा तो क्या बनेगा, क्रांतिक कोण, और आगे आएगा तो क्या बनेगा, अपवर्तन। जब अपवर्तन होगा तो ऐसी घटना नहीं होगी, और आगे आएगा तो क्या होगा, अपवर्तन। तो इसको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ कोई पानी नहीं है, क्योंकि जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तभी बनती है मृग मरीचिका, तभी उसको यह आभास होगा, यह भ्रम होगा कि यहाँ पर जल है और यहाँ पर पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब है। यह समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसके अतिरिक्त यहाँ से एग्जाम्पल क्या बनता है, इसके अतिरिक्त यहाँ से एग्जाम्पल बनता है हीरे का चमकना। तो हीरे का चमकना किसका उदाहरण है, तो इस बात का भी आप ध्यान दीजिएगा कि हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। और ऑप्टिकल फाइबर एक कांच का बना यंत्र होता है। अगर ऑप्टिकल फाइबर की बात की जाए तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, कुछ कांच का इस तरह से यंत्र होता है, और प्रकाश किरणें क्या होती इसी में फंस जाती हैं, और उन प्रकाश किरणों का बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसको हम कहते हैं प्रकाश तंतु, या इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ये होता है ऑप्टिकल फाइबर, या इसको हम कहते हैं प्रकाश तंतु। ठीक, यह भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर कार्य करता है।
और देखिए इसके अलावा कोई गोला जिस पर काला पेंट लगाया गया है, तो काला किए हुए गोले का चमकना भी क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। या रेगिस्तान में बनता है लूमिंग, लूमिंग भी ऐसे ही बनती है, ठंडे प्रदेशों में बनती है। रेगिस्तान में तो मरीचिका बनता है, इसको हम कहते हैं मृग मरीचिका। ये जो बना हुआ है ये है मृग मरीचिका, यानी कि इंसान का भ्रम होता है, ठीक। लेकिन अगर ऐसे ठंडे प्रदेशों में हो जहाँ बर्फ़ जमती है तो उसको हम लूमिंग कहते हैं। या पूछता है कि चिटके हुए कांच का चमकना किसका उदाहरण है, तो इसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आज आपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कॉन्सेप्ट समझ लिया। इसके बाद आने वाले क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का में दर्पण क्या होता है दोस्तों, या फिर प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, या प्रिज्म कैसे बनता है, चीज़ें होंगी, ठीक। तो चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।